पूरे देश में आज एक बात की चर्चा जबरदस्त है, किसान आंदोलन। लेकिन क्या वाकई में किसान आंदोलन किसान द्वारा चलाए जा रहे हैं, या दरअसल उसमें कुछ ऐसे तत्व अब शामिल हो चुके हैं जो किसान आंदोलन के पूरे एजेंडे को हाईजैक कर रहे हैं? केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी। पीयूष जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। आपने मास्क निकाला, इसका बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने अभी कहा, किसान आंदोलन, हम सब देख रहे हैं, किसान सड़कों पर हैं, बातचीत हो रही है, सरकार ने पूरी तरह से जोर लगा लिया, हर तरह से बातचीत की कोशिश कर ली। लेकिन अगर मैं आप ही के बयान आपके सामने रखूं, क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन को अब कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, ये एक दूसरा एजेंडा बन गया है? अजय कुमार जी, सबसे पहले तो मैं देश की तरफ से इंडिया टीवी और रजत जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे पहले रजत जी ने इस माहौल को देख के परखा कि शायद ये आंदोलन कम और कुछ गलत ताकतें इसमें घुस के इसको एक शाहीन बाग की तरह अराजकता फैलाने का कोशिश हो रही है। मुझे अभी भी याद है उनके प्रोग्राम में जिस प्रकार से उन्होंने गहराई में जाके इस चीज का आकलन लिया, और हाल में जो 2 दिन में आपने पर्दाफाश किया है इन ताकतों का, मैं वास्तव में बधाई दूंगा इंडिया टीवी को। ये सच है कि किसानों को कुछ गलतफहमियां थी, कुछ भ्रांतियां थी, जिसके कारण शुरुआत में किसान इस आंदोलन के मार्ग पे चले, पर पहली मीटिंग से ही इनमें 2 ग्रुप थे। पहली बार जब अक्टूबर 14 को आए सेक्रेटरी को मिलने, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, उस दिन भी सभी किसान नेताओं ने एक ज्ञापन नहीं दिया। एक ने दिया तो दूसरे का नहीं, हमारा अलग है, और एक अलग बनाया और अलग से दिया। आपके चैनल पे मैं पहली बार खुलासा कर रहा हूं कि वो जो दूसरा ज्ञापन था उसमें बात थी ये रिलीज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स वगैरह। अब शुरुआत में हमने पढ़ी, हमने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। ऐसे अजीब और गरीब लगा कि कहां फार्मर्स की बात हो रही है, तो अलग ही कोई विषय लिखे जा रहे हैं इसमें। खैर, जब 13 नवंबर को तोमर जी और मेरी पहली मीटिंग हुई, उसमें एक जॉइंट मेमोरेंडम दिया। तब 32 सो कॉल्ड लीडर्स थे। कुछ उसमें बड़े जेन्युइन लीडर्स हैं जिनकी कुछ फॉलोइंग है, कुछ तो नामों के बारे में जब हमने देखा तो पता चला कि कोई पीछे फॉलोइंग ही नहीं है, पर किसानों ने चूज किया था। नॉर्मल कोर्स में तो एक छोटी कमेटी से बातचीत होती है, पर ये पूरे 32 आना चाहते थे। हमने सबका स्वागत किया, और उस जॉइंट मेमोरेंडम जो हमें दिया गया, उसमें जब ये इंटेलेक्चुअल्स और पोएट्स को रिलीज करो बात आई, तो जरूर बड़ा ऑकवर्ड लगा। मीटिंग में भी 1-2 लोगों ने विषय उठाया, तो मैंने पूछा भी, प्रकाश किया मैंने कि ये विषय का किसानों से क्या संबंध है? तो कुछ लोगों ने उसको डाइवर्ट कर दिया। हम चर्चा बड़े खुले दिल से, खुले मन से मुद्दों पे क्या चिंताएं हैं, क्या परेशानी है, उसकी चर्चा करते रहे। ध्यान में आने लगा कि कुछ लोग कंटिन्यूअसली बात को डिरेल करने में लगे हुए थे। जब बात कुछ पटड़ी पे आती तो वो अलग कोई एक व्यक्ति वहां से आवाज उठाता कि नहीं नहीं, बस रिपील होना है और कोई चर्चा नहीं, भाई कोई चर्चा नहीं करेगा। और बड़ा अजीब लगता था कि कैसे हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, बातों का निचोड़ निकाल के उसमें से समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। आस्ते आस्ते, और खासतौर पे परसों जब हमने वहां पे देखा किस प्रकार के पोस्टर्स, किस प्रकार से माओइस्ट नक्सल एजेंडा के ऊपर स्टेज से भाषण हो रहे थे, किस प्रकार से शर्जील इमाम और उमर खालिद को छोड़ने की बात वहां रखी जा रही थी, और किसान नेताओं को जब पूछा गया कुछ पत्रकारों द्वारा कि क्या ये आपका एजेंडा है, पत्रकारों ने जब कुछ नेताओं को पूछा कि ये तस्वीरें और आपके मंच पर प्रदर्शन में इनके उल्लेख होने के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा, और मैं कोट करता हूं, हमारे संगठनों का एक अंडरस्टैंडिंग जॉइंटली बना था जब किसान संगठनों ने ऊपर भी जिन पर इस तरह के झूठे आरोप लगे, बहुत बड़े प्रोटेस्ट मार्च हुए सीएए और एनआरसी के खिलाफ पंजाब में, और आपको जानकारी होगी
उसमें सबसे ज्यादा किसान संगठनों की ही होती थी, एनआरसी के खिलाफ, सीए के खिलाफ। अब जब किसान संगठन यहां पर आए थे दिल्ली में, तो वह किसान संगठनों ने अगर उस पर उस समय कुछ किया है, तो वह जो मूवमेंट के लोग हैं, अगर कोई उनको झूठे केसों में सरकार करती है तो इतना तो उठाएंगे, वो झूठे केस गलत केस है। अब क्लियरली उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि सीए और एनआरसी उनका प्रमुख मुद्दा है, जिसको पूरे देश ने एक प्रकार से वो शाहीन बाग टाइप प्रोटेस्ट को नकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सवाल उठाए और मैं समझता हूं कि अब पर्दाफाश हो गया है। ये किसान आंदोलन कम, नक्सल और माओवादी ताकतें इस आंदोलन को टेक ओवर कर चुकी है, हाईजैक कर चुकी है। किसान मुद्दों की बात ही नहीं कर पा रहे हैं। कई उसमें से किसान प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कहते हैं कि आपने तो हमारे सब मुद्दे सॉल्व कर दिए। कई कांग्रेस के सांसद जब हमें मिलते हैं प्राइवेटली, तो कह रहे थे कि अगर ये मुद्दों पे आप तैयार हैं तो फिर तो आंदोलन के लिए कोई विषय नहीं रहा। परंतु पब्लिकली एक अराजकता फैलाना, पब्लिकली एक किसानों के कंधे पे अपना अलग एजेंडा चलाना, शायद यही आज कुछ नेता इसमें से करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान नेताओं से, किसान भाई बहनों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। आपके क्या शंकाएं हैं, क्या भ्रांतियां हैं, और अगर कोई जेन्युइन भी विषय निकलता है, सरकार पूरी तरीके से खुले मन और खुले दिल से चर्चा के लिए कभी भी तैयार है। लेकिन कृपा करके ये माओवादी और नक्सल लोगों की बातों में ना आए। आप अपना एजेंडा डाइवर्ट ना होने दें। एक बात को बार बार दोहराने से कोई वो सत्य नहीं हो जाता। बिल्कुल। और चर्चा के माध्यम से अगर कोई विषय निकलेगा, सरकार खुले दिल से उसके लिए तैयार है। पीयूष जी, जैसा कि आपने कहा, इंडिया टीवी लगातार इस पूरी मुहिम पर है, हम लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। रजत जी के शो में, आज की बात में लगातार इस पर चर्चा हो रही है। हमने 2 दिनों से ये भी मुद्दा उठाया कि कैसे वहां पर उन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, उमर खालिद, उसके साथ साथ शर्जिल इमाम और तमाम लोगों के नाम वहां सामने लिए जा रहे हैं। और रजत जी अपने शो में इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार इनका क्या काम है। सवाल ये है कि ये लोग किस तरह से किसान आंदोलन में घुस गए हैं और क्या सरकार इनको अब किनारे कर पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही है, क्योंकि किसान तो शायद समझ ही नहीं रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसा है कि कई किसान यूनियन के हम इतिहास में जाएं, और अब तो हमने जब परसों का दृश्य देखा और टीवी पे हर चैनल पे देखा कि ये तो हाईजैक हो गया है पूरा मूवमेंट जी, और फिर ध्यान भी किया कि मीटिंगों में जो हो रहा था उसमें ध्यान आने लगा कि कौन कौन व्यक्ति कैसे डिरेल करता था, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी बीच में से। तो जब जानकारियां निकाली तो जानकारियां जो मिली इन किसान नेताओं के बैकग्राउंड की, वो तो काफी दर्दनाक थी। कई ऐसे संगठनाएं हैं जो एक प्रकार से माओवादी सोच की किसान के नेताओं में अपना प्रभाव फैला चुकी हैं, किसान के नेता बन चुकी हैं। और मैं समझता हूं कि अब किसान नेताओं को ही तय करना पड़ेगा कि जो किसान संगठन खुद अप्रैल 2019 में मांग कर रहे थे कि एपीएमसी एक्ट खत्म किया जाए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट खत्म किया जाए, जो हमने नहीं किया जी। हमने कोई पुरानी व्यवस्था को खत्म नहीं किया, कोई पुरानी व्यवस्था को बदला नहीं है। पूरी पुरानी व्यवस्थाओं को बरकरार रखते हुए किसानों को एक और ऑप्शन दिया है, एक और मार्ग दिया है, उनको उन जंजीरों से निकाला कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम होगा। हमने कहा आपके लिए माध्यम खुले रहेंगे। और आप बताइए, आपका कपड़े जो आपने पहने हुए, घड़ी पहनी हुई है, चश्मा पहना हुआ है, पानी पी रहे हैं, जूते पहने हुए, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, क्या उनको कोई जबरदस्ती कोई एक ही मॉल में, एक ही दुकान में, एक ही कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बेचना पड़ता है? एक ही मार्केट में, एक ही प्रदेश में बेचना पड़ता है? सबको खुली छूट है, देश में बेचे, विदेश में बेचे, मार्केट प्राइस का वो लाभ लेते हैं, इससे उनकी आमदनी भी बढ़ती है। हम चाहते हैं किसानों को भी ऑप्शन मिले, अगर वो एपीएमसी मार्केट जाना चाहे वहां जाए, कोई एपीएमसी मार्केट बंद नहीं हो रही है, उनको कोई खतरा नहीं है। अगर वो डायरेक्ट सेल करना चाहे डायरेक्ट सेल करें,
प्राइवेट मंडी में करना चाहे वहां करे, एक्सपोर्ट करना चाहे एक्सपोर्ट करे। क्यों हम किसानों को जंजीरों में बांध के रखें? क्यों ना उनको मुक्त करें? ये तो एक प्रकार से अन्याय है देश के किसानों के साथ। आपको लगता है ये जो माओवादी सोच के लोग हैं, जो मार्क्सिस्ट थॉट के लोग हैं, अभी भी सरकार की भूमिका बड़े पैमाने के ऊपर लोगों की जिंदगियों में देखना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि किसान पिछड़े रहें? वो स्पष्ट दिखता था मीटिंगों में। वो बार बार ये कहते थे, पर किसान तो चाहता ही नहीं है, वो तो सरकारी व्यवस्था में ही बेचना चाहता है। मैं समझता हूं कि ये एक प्रकार से पुरानी सोच जो कई वर्षों से चलते आ रही है, उसमें बदलाव कभी भी थोड़ा शुरुआत में समझने में, जुड़ने में तकलीफ लगती है, समय लगता है जी। आज कोई युवा युवती को पूछो देश भर में, वो सब आजादी चाहते हैं कि हम किधर भी बेच सकें, हम अच्छे क्रॉप्स बनाएं, कैश क्रॉप्स बनाएं। आज महाराष्ट्र में कई किसान हैं जो बहुत बड़ी आमदनी में अपनी वृद्धि कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रिप इरिगेशन लगाया, रिसर्च के माध्यम से नए सीड्स को इस्तेमाल किया, मल्टीपल क्रॉपिंग की, अपनी सॉइल हेल्थ कार्ड को देखते हुए देखा कि कैसे कम फर्टिलाइजर, कम पेस्टिसाइड यूज करके कैश क्रॉप्स कैसे बनाएं, आमदनी कैसे बढ़ाएं। अब देश भर में ये चल रहा है। और कोई बताए ये ऑपोजिशन पार्टीज इतना हल्ला मचा रही है। केरल में कभी कांग्रेस का फ्रंट होता था, पता नहीं कितनी पार्टियों का, कभी लेफ्ट का फ्रंट होता था। जी। क्या उनको कभी ये जरूरत नहीं महसूस हुई इतने सालों में कि केरल में एपीएमसी मार्केट लगाए? ऐसा क्यों? देश भर में कई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, लोग अपनी फसल बेच रहे हैं जी। महाराष्ट्र में कितने बड़े पैमाने पे चल रहे हैं जी। शरद पवार जी स्वयं चिट्ठियों के ऊपर चिट्ठियां लिख रहे थे मुख्यमंत्रियों को बदलाव के लिए। आज उन सबको नजर नहीं आ रहा है कि 50 साल में कांग्रेस ने क्यों एमएसपी का कानून नहीं लाया? जरूरत नहीं थी। एक व्यवस्था है, आखिर सरकारी कोई भी व्यवस्था कानूनी हिसाब किताब से ही चलती है। गैर कानूनी तो एमएसपी प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। पीयूष जी, आपके सहयोगी रहे सुखबीर बादल जी, जो कि आज आपसे थोड़े अलग हैं, उनका आज का ताजा बयान मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार अपना अहंकार छोड़ दे, एमएसपी को कानून में शामिल कर दे, और जब तक ये कानून नहीं बनाते तब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। भाई, सुखबीर बादल जी भी सरकार में रहे हैं जी। पंजाब में भी उनकी सरकार रही है, केंद्र सरकार में वो इतने वर्ष 6 वर्ष तक साथ में रहे। ये ऑर्डिनेंस पास हुआ तब बहन हरसिमरत जी कैबिनेट में थी जी। उसके बाद जब कानून पास हुआ तब हाउस में भी थे। मैं समझता हूं उन्होंने हमसे पत्र मांगा एमएसपी के बारे में, वो पत्र दिया गया। पूरी तरीके से संतुष्ट थे सुखबीर बादल जी। प्रकाश सिंह बादल जी का स्टेटमेंट है, आप अपने चैनल पे दिखाइए। सुखबीर बादल जी ने जाके और हरसिमरत बादल जी ने जाके पूरे पंजाब में समझाया कि कानून कैसे लाभ देगा। वो तो स्वयं इस सोच के थे कि किसानों को मुक्त किया जाए इन जंजीरों से। जी। मैं समझता हूं राजनीतिक कारणों से उन्होंने अलग होने का फैसला किया। अब उन्हें ध्यान में आ रहा है कि कारण राजनीतिक था, पर आंदोलन भी उनके भी हाथ से निकल गया। अब अराजकता हो रही है नक्सल और माओवादी ताकतों द्वारा। जी। तो सुखबीर बादल जी मुद्दों की बात करें ना। क्या उन्होंने एक भी बार कोई मुद्दे की बात की है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक भी बार कोई मुद्दे की चर्चा की है? क्या उन्होंने आके हमसे बताया कि ये मुद्दों पे हमें चिंता है? एमएसपी के कानून के बारे में 6 वर्ष में तो कभी चर्चा नहीं की। जी। तो मैं समझता हूं सुखबीर बादल जी को खुद अपने अहंकार से निकलना पड़ेगा और बाहर आके किसानों को समझाना पड़ेगा कि ये कानून उनके हित में है, जैसे वो पहले कर रहे थे। जी। और फिर अपना बेस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा उनको। अब ऐसे में राहुल गांधी जी की चर्चा किए बिना काम कैसे चलेगा? राहुल गांधी जी के बयान तो आपके सामने सर्वविदित हैं। उन्होंने अंबानी, अडानी और न जाने किन किन को आपका मित्र बना दिया। मोदी जी से उनकी मित्रता तो दिन भर उनके जबान पर रहती है। हर ट्वीट में, हर मौके पर वो यही कहते हैं इन तीनों कानून को हर तरीके से रद्द किया जाना चाहिए। भाई, मुझे लगता है राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में आए थे और मोदी जी के गले लगे थे जबरदस्ती। तो मित्रता किसके साथ है वो तो पूरे देश ने देख लिया। और मैं समझता हूं ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा के आज कोई देश में जनता भ्रमित नहीं होती है। तो चुनाव के पहले भी ऐसे आरोप लगाते थे।
वर्षों वर्षों से लगा रहे हैं जी। और जहां भी ये चुनाव में ये आरोप लगाते हैं फिर मुंह की खाते हैं। अल्टीमेटली बिहार में देख लिया उन्होंने, जी। हारे, कानून पास होने के बाद ही हारे ना कांग्रेस और आरजेडी। उसमें कांग्रेस की तो जो दुर्दशा हुई वो तो पूरे देश ने देखी। बाई इलेक्शन हुए देश भर में, कानून पास होने के बाद ही हुए ना। उत्तर प्रदेश में हुए, 7 में से 6 सीट बीजेपी जीती। गुजरात में हुए, शायद 8 में से 8 सीट बीजेपी जीती। जी। कर्नाटक में 2 की 2 जीती। तेलंगाना तक में हम जीत गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बार हम सबको प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना है, हमें विश्वास रखना है कि हमने ईमानदारी से इस देश की सेवा करने की प्रयास किए हैं 6 वर्ष तक। प्रधानमंत्री मोदी जी पे आज पूरे देश का विश्वास टिका हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देश के कोने कोने में फैल रहा है। आगे आने वाले चुनाव में आप देखेंगे नए राज्य भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। मैं समझता हूं कि सभी को इस देश में मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और प्रधानमंत्री मोदी जी पे जो विश्वास और जो प्यार आपने दिया है उसको और आगे बढ़ाते हुए हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। 24 घंटे हमारे द्वार खुले हैं और चर्चा के माध्यम से अगर आपको कोई संदेह, कोई भ्रांति है तो अभी भी मार्ग निकाला जा सकता है। पीयूष जी, बहुत धन्यवाद, आपने इंडिया टीवी के लिए वक्त निकाला। और अपने दर्शकों से हम ये बस ये कहना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने बातचीत के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन सजग हम सबों को रहना बड़ा आवश्यक है कि लोग कम से कम देश और देश के नाम पर राजनीति की दुकान न चमकाएं। बहुत धन्यवाद पीयूष। धन्यवाद, नमस्कार और सभी को शुभकामनाएं।